नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रीट राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को BTC सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय के इकाई 13 सर्वांग क्षमता एवं समरूपता त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग क्षमता की शर्तें के सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक खास बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर BTC सेकेंड सेमेस्टर मैथ का कोर्स समाप्त हो चुका है। ये लास्ट चैप्टर है जो चल रहा है। तो जो लोग अभी तक मेरे अन्य वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और गणित का BTC सेकेंड सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स पढ़ लीजिए। अगले 1 या 2 दिन में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट कोर्स पढ़ के रिवीजन शुरू कर दीजिए। तो BTC सेकेंड सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहां से मेरे वो सारे वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये है इकाई 13 सर्वांग समता एवं समरूपता त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें। देखिए, कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर जी ये जो है इकाई 13 नहीं इकाई 12 है। तो आप लोगों को बता दें कि इसमें 2 चैप्टर ऐसे हैं जो किसी किसी बुक में एक साथ में दिए हैं और किसी किसी बुक में दोनों अलग अलग चैप्टर हैं। तो इसलिए किसी किसी बुक में 13 चैप्टर हैं और किसी किसी बुक में जो है 12 ही चैप्टर हैं। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, यानी कि चैप्टर आपके 13 ही हैं, अगर 12 भी हैं तब भी 2 चैप्टर एक में ही दिए हैं। तो इससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो देखिए 13 चैप्टर है। देखिए इसको, त्रिभुज की सर्वांग समता की अवधारणा। तो देखिए, 2 त्रिभुज सर्वांगसम उस समय कहलाते हैं जब एक त्रिभुज को उठाकर दूसरे के ऊपर रखा जाए जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले। इसके लिए एक त्रिभुज का शीर्ष दूसरे त्रिभुज के संगत शीर्ष एवं उस त्रिभुज की भुजा दूसरी भुजा की संगत भुजा पर ही रखी जानी चाहिए। यानी कि सर्वांगसम कब होते हैं? तो यदि मान लीजिए कोई त्रिभुज बना है और उस त्रिभुज के ऊपर कोई दूसरा त्रिभुज रखा जाए तो पूरा पूरा ढक ले, यानी कि उसके जो शीर्ष हैं वो संगत शीर्ष के ऊपर हों और जो भुजाएं हैं वो भी जो है संगत भुजा के बराबर हों, यानी कि पूरा पूरा जो है उसी के ऊपर ढक ले। तो इस प्रकार से वह त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम कहलाते हैं। फिर आगे देखिए त्रिभुज की रचना। तो देखिए, दिए गए त्रिभुज के सर्वांगसम त्रिभुज की रचना करना। तो देखिए, कोई त्रिभुज मान लीजिए दिया हुआ है तो उसके सर्वांगसम त्रिभुज की रचना हम कैसे करेंगे? तो मान लीजिए हमारा ये ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसके जो है सर्वांगसम त्रिभुज की रचना करना है। तो यहाँ रचना देखिए क्या करना है, त्रिभुज ABC के सर्वांगसम त्रिभुज DEF। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सरल रेखा EG खींची, यानी कि सबसे पहले हम एक EG ये रेखा खींच लेंगे। उसके बाद फिर देखिए क्या करेंगे, उसके बाद इसके बराबर हम प्रकार में दूरी ले लेंगे और उसके बाद E को केंद्र मान करके और इसमें से EG भुजा में से इतनी दूरी काट लेंगे, यानी कि इस भुजा के बराबर जो है इस दूरी को काट लेंगे, यानी कि एक चाप इसी भुजा पर लगाएंगे EG पर, और जहां पर ये चाप EG भुजा को काटेगा उस बिंदु का नाम रख देंगे F। और फिर जो है ये EF एक भुजा हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या करेंगे, AC के बराबर दूरी लेकर के, यानी कि प्रकार में AC के बराबर दूरी लेंगे और F को केंद्र मान करके और ऊपर की तरफ एक चाप लगाएंगे, यानी कि इधर ऊपर की तरफ एक चाप लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, AB के बराबर दूरी लेकर के और E को केंद्र मान करके फिर ऊपर की तरफ एक चाप लगाएंगे जो पहले वाले चाप को D बिंदु पर काटेगा। अब D को E से मिलाएंगे और फिर D को F से मिलाएंगे। तो इस प्रकार से त्रिभुज EDF की रचना हो जाएगी जो कि त्रिभुज ABC के सर्वांगसम त्रिभुज होगा। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज ABC के सर्वांगसम त्रिभुज DEF की रचना कर सकते हैं। आगे देखिए,
सर्वांग समता की शर्तें। तो देखिए कुछ शर्तें सर्वांग समता की हैं। ये शर्तें आप लोगों को याद होनी चाहिए, इनको आप लोग निश्चित रूप से याद कर लीजिए। यानी कि जब ये कंडीशन बनेंगी तभी त्रिभुजों को जो है सर्वांगसम माना जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में उसको सर्वांगसम नहीं कहा जा सकता है। तो ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के अलग अलग बराबर हों, तब क्या होगा कि त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यानी कि मान लीजिए कोई त्रिभुज इस तरीके से दिया हुआ है, तो दूसरा त्रिभुज भी इसके जो है सेम इसी प्रकार से बराबर भुजाओं का होना चाहिए। यानी कि इसकी तीनों भुजाएं, यानी कि इसके बराबर ये होनी चाहिए, इसके बराबर ये होनी चाहिए और इसके बराबर ये। और देखिए संगत भुजा के बराबर ही होनी चाहिए, यानी कि जैसे ये भुजा है तो इसके बराबर ही होना चाहिए, ये नहीं कि ये भुजा इसके बराबर हो जाए। यानी कि जो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है वो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के जो है अलग अलग बराबर होना चाहिए। तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। फिर आगे देखिए, आगे अगला पॉइंट है कि एक त्रिभुज के दो कोण तथा इनके बीच की एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की संगत भुजा के अलग अलग बराबर हो। यानी कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है और उसके त्रिभुज के मान लीजिए दो कोण बराबर हों और उसमें से एक संगत भुजा बराबर हो। मान लीजिए इसी प्रकार से एक त्रिभुज बना है और इसके ये दोनों कोण जो है बराबर हैं और फिर एक संगत भुजा मान लीजिए ये भुजा है तो इसके बराबर ये भुजा होनी चाहिए, तब ये मान लीजिए त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम त्रिभुज होगा। यानी कि दो कोण बराबर हों और एक भुजा बराबर हो। कंडीशन ये रहेगी कि वो भुजा संगत भुजा होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि इसके बराबर जो है ये भुजा हो जाए, तब गलत हो जाएगा। यानी कि दो कोण बराबर हों और कोण भी जो है संगत कोण होने चाहिए और भुजा भी जो है वो संगत भुजा होनी चाहिए। ये आप लोग विशेष ध्यान रखना। फिर देखते हैं अगला पॉइंट, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के अलग अलग बराबर हो। एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण और दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के अलग अलग बराबर हो, तब त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। यानी कि दो भुजाएं इस तरीके से बराबर हों, इस तरीके से मान लीजिए कोई त्रिभुज बना है तो दो भुजाएं बराबर हों और उनके बीच का कोण मान लीजिए ये है तो ये बराबर होना चाहिए। यानी कि इस भुजा के ये भुजा बराबर हो, इस भुजा के ये भुजा बराबर हो और ये वाला कोण बराबर हो, तब क्या होगा कि ये त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। तो इस प्रकार से ये तीसरी कंडीशन हो जाएगी। देखिए अगला पॉइंट है 4 नंबर की, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के अलग अलग बराबर हो। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर कहा गया है कि दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण, यानी कि मान लीजिए ये कर्ण है तो कर्ण कर्ण के बराबर हो और फिर कहा गया है भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा, यानी कि जो कर्ण है वो भी बराबर होना चाहिए और एक संगत भुजा, चाहे ये भुजा इसके बराबर हो और चाहे ये भुजा इसके बराबर हो। यानी कि जो है कर्ण के साथ में एक भुजा और दूसरी भी जो है बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वो क्या होगा, सर्वांगसम त्रिभुज होगा। तो देखिए इन त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी और एक कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के जो कोण हैं वो समकोण हैं, यानी कि 90 डिग्री के हैं। तो दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी और एक कोण बराबर हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांगसमता संबंधी प्रमेय। तो देखिए यहाँ पर प्रमेय एक है कि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये है प्रमेय। तो देखिए ज्ञात क्या है हमें, त्रिभुज ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी हमको पता है और ए बी बराबर ए सी ये दिया हुआ है। यानी कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये हमको सिद्ध करना है। तो ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, यानी कि दो भुजाएं बराबर दी हुई हैं और हमको दो कोण जो है इनके सामने के जो सम्मुख कोण हैं वो हमको बराबर करके दिखाना है। देखिए
रचना क्या किए हैं यहाँ पर, कोण ए का समद्विभाजक एडी खींचा जो बीसी को बिंदु डी पर काटता है। यानी कि हम क्या करेंगे कि शीर्ष ए से जो है यहाँ से देखिए एक समद्विभाजक खींचेंगे जो बीसी भुजा को डी बिंदु पर काटता है और ये कोण ए को दो समान भागों में बांटता है। कोण एक और कोण दो जो दिख रहे हैं ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। फिर देखिए उपपत्ति में देखिए कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में ए बी बराबर ए सी। देखिए यहाँ पर ए बी बराबर ए सी ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं। और उसके बाद फिर जो रचना किए हैं, रचना से देखिए कोण एक और कोण दो बराबर हैं, क्योंकि जो ए डी भुजा खींचे हैं वो कोण ए का समद्विभाजक है, तो इसलिए कोण एक बराबर कोण दो होगा। उसके बाद फिर देखिए ए डी बराबर ए डी बराबर ए डी, यानी कि जो ये भुजा है ये दोनों में देखिए जो है दोनों त्रिभुजों में है, यानी कि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार से देखिए ये बराबर हो जाएगी, यानी कि त्रिभुज ए बी डी के लिए भी और ए डी सी के लिए भी जो है ये भुजा है, तो ये जो है दोनों त्रिभुजों में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी कि एक कोण बराबर हो गया और दो भुजाएं बराबर हो गई। यानी कि दोनों त्रिभुज में देखा जाए तो जो ये कोण है और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई और ये दो भुजा जो है ये दोनों में उभयनिष्ठ हो गई, यानी कि ये भी भुजा दोनों में बराबर हो गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम हो गए। और जब सर्वांगसम हो गए तो हम जो है आसानी से लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण सी है। यानी कि जब सर्वांगसम सिद्ध हो गया है तब हम बहुत ही आराम से लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण सी, क्योंकि अब इसके सारे कोण और सारी भुजाएं जो हैं वो बराबर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से कोण बी बराबर कोण सी सिद्ध हो जाएगा। देखिए अब देखते हैं त्रिभुज की समरूपता। तो देखिए त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वृत्त आदि की आकृतियों में समरूपता पाई जाती है। आयत सभी समरूप होते हैं, आकार में भिन्न होते हैं। समबहुभुज भी समरूप होते हैं परंतु आकार में भिन्न होते हैं। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि विभिन्न रेखा गणितीय आकृतियां आकार में भिन्न होते हुए भी समरूप होती हैं। दो आकृतियों के समरूप होने के लिए संगत कोण सर्वांगसम तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना आवश्यक है। संगत कोण सर्वांगसम तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना आवश्यक है। देखिए समरूपता और सर्वांगसमता में अंतर है। देखिए जो सर्वांगसम त्रिभुज होते थे वो क्या होता था कि वो एक दूसरे के ऊपर जो है पूरा पूरा ढक लें, तब उनको जो है कहा जाता था कि ये सर्वांगसम है। यानी कि उसमें क्या होता था कि उसमें संगत भुजा यानी कि दो संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए थी, यानी कि एक भुजा दूसरी भुजा के, फिर दूसरी भुजा तीसरी भुजा के, इस तरीके से जो है बराबर होनी चाहिए। और उसमें एक कोण कोई बराबर होता था या तीनों भुजाएं बराबर होती थी तो सर्वांगसम त्रिभुज माने जाते थे। लेकिन समरूप त्रिभुज में ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि समरूप का मतलब है समरूप यानी कि समान रूप। यहाँ पर समरूप का मतलब समझ लीजिए जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कहने का मतलब ये चीज़ है सर्वांगसम और जो है समरूप में आपको अंतर समझना है, अन्यथा दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और यहीं पर गलती हो जाती है। तो देखिए समरूप का मतलब है एक रूप जैसे, यानी कि जो देखने में एक जैसे हों। देखिए जैसे आप इसको त्रिभुज कहोगे वैसे ही इस तरीके से अगर बना दिया जाए तो इसको भी आप त्रिभुज कहोगे। तो देखिए इस तरीके से मान लीजिए बना दिया जाए कोई चित्र तो इसको आप आयत कहोगे, और अगर इस तरीके से देखिए कोई बना दिया जाए छोटा सा तब भी उसको आप आयत कहोगे। लेकिन जो है कहने का मतलब ये समरूप तो माने जाएंगे लेकिन इनको सर्वांगसम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सर्वांगसम की कंडीशन है कि सभी भुजाएं या सभी कोण या दो कोण एक भुजा या दो भुजा एक कोण, इस तरीके से उसमें बराबर होने चाहिए, तभी जो है सर्वांगसम
माना जाता है, लेकिन समरूप में क्या है कि उसी के रूप जैसे होने चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने इस तरीके से एक जो है वृत्त बनाया और इस तरीके से एक छोटा सा वृत्त बना लिया, तब भी ये समरूप है, यानी कि देखने में एक जैसे हैं। इनको आप कहोगे वृत्त ही हैं, ये नहीं कहोगे कि ये कोई दूसरी आकृति है और ये कोई दूसरी आकृति है, यानी कि दोनों वृत्त ही हैं, देखने में एक जैसे हैं, एक रूप जैसे हैं। तो इस प्रकार से समरूप की यही कंडीशन है कि दोनों देखने में एक जैसे हों। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो कि जैसे लिखा हुआ है, आयत सभी समरूप होते हैं, आकार में भिन्न होते हैं, यानी कि आकार उनका छोटा बड़ा हो जाता है भले ही, लेकिन वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसी प्रकार से समबहुभुज भी समरूप होते हैं, परंतु आकार में भिन्न होते हैं। और देखिए फिर है यहाँ पर संगत कोण सर्वांगसम तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी कि दो आकृतियों के समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए कि संगत कोण सर्वांगसम तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मान लीजिए त्रिभुज है, तो त्रिभुज ये नहीं कि एक त्रिभुज इस तरीके से बना हुआ है यानी कि समकोण त्रिभुज हो और एक इस तरीके से बना हुआ है, तो ये दोनों समरूप त्रिभुज नहीं होंगे। कहने का मतलब ये चीज़ है कि संगत कोण सर्वांगसम तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी कि जब ये समकोण त्रिभुज है तो दूसरा भी जो है समकोण त्रिभुज ही होना चाहिए। वो आकार में भले ही छोटा हो जाए इस तरीके से, लेकिन दोनों समकोण त्रिभुज ही होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये कंडीशन इसमें लागू होती है समरूपता के लिए। फिर आगे देखिए त्रिभुजों में समरूपता की शर्तें। तो शर्तें यहाँ आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, शर्तें याद होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं समरूप का अर्थ। तो देखिए समान आकृति के दो त्रिभुज इस प्रकार हों कि दोनों की संगत भुजाओं में एक निश्चित अनुपात हो तथा इसके संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो देख लीजिए, मान लीजिए दो त्रिभुज इस तरीके से हैं। मान लीजिए एक ये त्रिभुज है, इसको नाम रख लीजिए ए बी सी, और एक मान लीजिए कोई और त्रिभुज है, इसका नाम रख लीजिए डी ई एफ। मान लीजिए ये त्रिभुज दो हैं, तो इनका क्या है, जैसे कहा जाए कि ये जो भुजा है और इस भुजा का मान लीजिए अनुपात लिया जाए, यानी कि ए बी और अनुपात बी सी, इस तरीके से ए बी अनुपात बी सी, तो यहाँ पर बराबर इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए, यानी कि डी ई अनुपात क्या हो जाएगा ई एफ, डी ई अपान ई एफ, यानी कि इस तरीके से हो जाना चाहिए, यानी कि संगत भुजाओं के अनुपात के जो है बराबर होना चाहिए। तो देखिए आगे देखते हैं कि समान आकृति के दो त्रिभुज इस प्रकार हों कि दोनों की संगत भुजाओं में एक निश्चित अनुपात हो तथा उसके संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो देखिए दो भुजाएं जो हैं, अगर दो भुजाओं का अनुपात लिया जाए तो दोनों समानुपाती होने चाहिए और उनका जो है एक संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। जैसे समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल परस्पर लंब होना आवश्यक नहीं है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है वो परस्पर लंब होना आवश्यक नहीं। यदि दो त्रिभुज ए बी सी तथा ई एफ जी समरूप हैं तो निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। यानी कि जैसे अभी आप लोगों को बताए हैं वैसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि ये कंडीशन जो है लागू होनी चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि ए बी अपान ई एफ बराबर ए सी अपान ई जी बराबर बी सी अपान एफ जी। तो यहाँ पर देखिए चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है, ए बी अपान ई एफ, यानी कि इसके बटे में ये होना चाहिए, यानी कि ये संगत भुजा है तो इसके बटे ये बराबर होना चाहिए। देखिए ए सी अपान ई जी, यानी कि ए सी अपान ई जी, यानी कि इसके बटे में ये होना चाहिए। और उसके बाद बराबर क्या है, बी सी अपान एफ जी, बी सी अपान एफ जी, यानी कि इसके बटे में ये होनी चाहिए। तो ये जो संगत भुजाएं हैं ये क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। यानी कि क्या है
कि देखिए संगत भुजाएं जो हैं ये क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। यानी कि इसके बटे में ये बराबर इसके बटे में ये कर दिया जाए तो ये से क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। और इसके बटे में ये कर दिया जाए तो क्या होनी चाहिए, समानुपाती, यानी कि बराबर अनुपात में होनी चाहिए। तो ये कंडीशन जो है समरूप त्रिभुज की बनती है। फिर देखिए दूसरी कंडीशन क्या है कि कोण ए बराबर कोण ई, यानी कि कोण ए ये है तो इसके बराबर कोण ये होना चाहिए। और फिर कोण बी बराबर कोण एफ, यानी कि इसके बराबर कोण ये होना चाहिए। तथा कोण सी बराबर कोण जी, यानी कि इसके बराबर ये कोण होना चाहिए। फिर देखिए आगे है याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो देखिए वह आकृतियां जिनके रूप समान हों लेकिन उनके आकार भिन्न हों समरूप आकृतियां कहलाती हैं। वह आकृतियां जिनके रूप समान हो लेकिन उनके आकार यानी कि साइज जो है वो भिन्न हो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। अभी ऊपर मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं कि आकार में वो चाहे जैसे हों लेकिन जो है उनका जो शेप है यानी कि उनका जो रूप है वो एक जैसा होना चाहिए। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। आकार का मतलब होता है साइज, यानी कि साइज छोटा बड़ा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका जो रूप है वो रूप चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि वो मान लीजिए वृत्त बना है तो वृत्त ही लगना चाहिए। अब ये नहीं कि आप जो है वृत्त को त्रिभुज के साथ में समरूप कह दो या वृत्त को जो है आयत के साथ में समरूप कह दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। एक वृत्त के साथ में वृत्त छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक वृत्त के साथ में चाहे वो जितना बड़ा हो और चाहे जितना छोटा हो समरूप ही माना जाएगा। तो ये हो जाएगा समरूप के लिए कंडीशन। फिर देखिए अगला पॉइंट देखते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, यानी कि जब उनके संगत कोण बराबर हों, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं तो वह त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। तो ये जो है 4 पॉइंट हैं जिस कंडीशन में त्रिभुज जो है दो त्रिभुज हों तो वो समरूप होते हैं, यानी कि उनके संगत कोण बराबर हों या उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, या जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। तो ये कंडीशन जो है समरूप त्रिभुज की बनती हैं। फिर आगे देखिए रेखा गणितीय आकृतियों में समरूपता। तो देखिए विभिन्न रेखा गणितीय आकृतियों में समरूपता का बोध, यहाँ पर देखिए आयत वृत्त त्रिभुज चतुर्भुज आदि की आकृतियों में समरूपता पाई जाती है। आयत सभी समरूप होते हैं, आकार में भिन्न होते हैं, जो कि अभी आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं। इसी प्रकार से समबहुभुज भी समरूप होते हैं परंतु आकार में भिन्न होते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि विभिन्न रेखा गणितीय आकृतियां आकार में भिन्न होते हुए भी समरूप होती हैं। दो आकृतियों के समरूप होने के लिए संगत कोण सर्वांगसम तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। फिर आगे देखिए कि त्रिभुज की समरूपता की शर्तें। तो देखिए समरूप का अर्थ है समान आकृति अर्थात एक जैसी आकृति। जब दो त्रिभुज एक इस प्रकार बनाए जाएं कि दोनों की संगत भुजाओं में एक निश्चित अनुपात हो तथा उनके संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो देखिए यहाँ पर समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल परस्पर बराबर होना आवश्यक नहीं है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जो समरूप त्रिभुज हो उनका क्षेत्रफल भी बराबर हो। यदि दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं तो निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए। यानी कि समरूप के लिए जो ये शर्तें लिखी हुई हैं ये पूरी होनी चाहिए, बाकी जो क्षेत्रफल है वो ज़रूरी नहीं कि बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन ये है कि AB अपान PQ यानी कि AB अपान PQ बराबर BC अपान QR, BC अपान QR, ये कंडीशन होनी चाहिए। यानी कि जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात जो है वो बराबर होना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट कंडीशन है कि कोण A बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण Q तथा कोण C बराबर कोण R, यानी कि जो है कोई कोण इनके बराबर होनी चाहिए। जैसे कोण A बराबर कोण P होना चाहिए, कोण A बराबर
कोण P, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। और कोण B बराबर कोण Q, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। और कोण C बराबर कोण R, यानी कि इस कोण के बराबर ये कोण होना चाहिए। कहने का मतलब सारे कोण भी बराबर होने चाहिए, तभी उसको समरूप त्रिभुज माना जाएगा। यानी कि ये नहीं कि एक या दो कोण बराबर हों तो उसको मान लिया जाएगा समरूप त्रिभुज, यानी कि सारे कोण बराबर होने चाहिए। बाकी वो त्रिभुज आकार में छोटा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोण सारे बराबर होने चाहिए, तभी वो जो है माना जाएगा समरूप त्रिभुज। फिर आगे देखिए कि नेक्स्ट कंडीशन है, एक त्रिभुज एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा उन कोणों की समस्त भुजाएं परस्पर समानुपाती हों, तब जो है ये समरूप त्रिभुज माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग त्रिभुज की सर्वांग क्षमता और समरूपता में अंतर समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।